है मेरा चेहरा सैकड़ों चेहरों का आईना, बेजार हो गया हूं तमाशाइयों से मैं। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। जी हां, रोटी, कपड़ा और मकान, कुछ बरस पहले तक इनके इर्द गिर्द आम आदमी की जिंदगी घूमती थी और सियासत के केंद्र में भी ये तीन बुनियादी मुद्दे रहते थे। फिर समय बदला, सत्ता बदली, देश बदला, भारत से न्यू इंडिया हो गया और अब रोटी, कपड़ा और मकान की जगह हिजाब, हलाल और बुलडोजर के इर्द गिर्द ही सियासत चल रही है। इसमें कुछ और मुद्दे भी जोड़ सकते हैं, जैसे अजान, लाउड स्पीकर, हनुमान चालीसा, गौ रक्षा, गोबर, आत्मनिर्भर भारत और अखंड भारत। चुनाव के हिसाब से मुद्दों की सूची घटती बढ़ती रहती है और जब जिस राज्य में चुनाव हो उस मुताबिक कोई मुद्दा हावी हो जाता है और कोई दबा दिया जाता है और यह भी परख लिया जाता है कि किसी मुद्दे का सियासी वजन कितना है। जैसे अभी यूपी चुनाव में शमशान और कब्रिस्तान के सफल प्रयोग के बाद बीजेपी ने बुलडोजर को मुद्दा बनाया। मुद्दे को इतना बढ़ाया गया कि आदित्यनाथ योगी अपने नाम की जगह बुलडोजर बाबा कहलवाने लगे। यूपी में बुलडोजर का प्रयोग बीजेपी के लिए बड़ी सफलता लेकर आया और अब इस प्रयोग को देश के बाकी हिस्सों में भी आजमाया जा रहा है। मध्य प्रदेश, गुजरात और इसके बाद दिल्ली में बुलडोजर चलाकर हिंदू राष्ट्र की ओर एक कदम और बढ़ा लिया गया है। बीजेपी की बी टीम यानी आम आदमी पार्टी इसमें उसका साथ देती नजर आ रही है। बुलडोजर के साथ ही लाउड स्पीकर का सियासी वजन भी तौला जा रहा है। फिलहाल महाराष्ट्र में इस पर यानी लाउड स्पीकर पर प्रयोग जारी है और अगर वहां सफलता मिली तो यह तय मानिए कि पूरे देश में कुछ बरसों में मुसलमानों के लिए बुलंद आवाज में बोलना मना हो जाएगा। अब सवाल यह है कि इन हालात में मुसलमान जाएं तो जाएं कहां, क्या करें? कुछ राजनीतिक लोग सत्ता के गुमान में जब तब कुछ लोगों को पाकिस्तान जाने की सलाह देते रहते हैं, लेकिन यह देश जितना बाकी धर्म के लोगों का है उतना ही मुसलमानों का भी है। जिनके पुरखों ने पाकिस्तान छोड़कर भारत में रहने का फैसला लिया, उस फैसले को पलटते हुए भला क्यों कोई पाकिस्तान जाए? तो क्या मौजूदा हालात में मुसलमान अपने घरों में डरकर चुपचाप बैठे रहें या फिर संविधान और न्यायपालिका पर यकीन रखते हुए जहां नाइंसाफी हो रही है उसके खिलाफ आवाज बुलंद करें? अगर देश के अल्पसंख्यक ऐसा करते हैं तो कौन सा राजनीतिक दल उनका साथ देने आगे आएगा? क्योंकि इस वक्त राजनीति ऐसी हो गई है कि कुछ दल हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगते हैं या हिंदुत्व की बात करते हैं और कुछ दल हिंदुत्व के खिलाफ मुस्लिमों को एकजुट करने की रणनीति बनाते हैं। फिलहाल ऐसे नेता उंगलियों पर गिने जा सकते हैं जो हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठकर सारे देश की बात करते हैं। तो दोस्तों, आइए आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे देश में सत्ता के लिए चलाए जा रहे एजेंडे की और यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि अवैध निर्माण के नाम पर किसके राजनीतिक स्वार्थ साधे जा रहे हैं। मगर सबसे पहले बात करते हैं अल्पसंख्यकों की, जिन्हें लगातार अघोषित रूप से डराने की, धमकाने की कोशिश की जा रही है। किसी को गौ मांस घर में रखने या बेचने के शक में पीट पीट कर मार देना, अजान की आवाज पर शोर की शिकायत करना, उसके जवाब में लाउडस्पीकर से मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा की पाठ की जिद करना, खुले में नमाज पढ़ने पर आपत्ति जतलाना, हिजाब पर पाबंदी और हिंदुओं के धार्मिक त्योहारों पर जुलूसों की आड़ में अल्पसंख्यकों को डराने की कोशिश करना। देश में ये सारे दृश्य अब इतने आम हो गए हैं कि इन्हें सामान्य तरीके से ग्रहण किया जाने लगा है। मतलब बिना इस बात पर विचार किए कि एक धर्म के नाम पर शोर मचाकर दूसरे धर्म को नीचा दिखाने की ये प्रवृत्ति कितनी गलत है, समाज इन घटनाओं को सहज मानकर स्वीकार करता जा रहा है। कई बार ऐसे मामलों में सत्ता का संरक्षण भी देखा जा सकता है। लव जिहाद और आर्थिक जिहाद जैसे शब्द भारतीय समाज में बड़ी तेजी से अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। इससे निपटने के लिए अल्पसंख्यक अगर आगे आते हैं तो ईमानदारी से उनका साथ देने वाले राजनेता बहुत कम हैं। मौजूदा राजनीति में हिंदुत्व के जवाब में बाकी दल भी धार्मिक रीति रिवाजों को निभाते नजर आ रहे हैं। मानव धर्म का सार्वजनिक प्रदर्शन किए बिना इस देश में राजनीति हो ही नहीं सकती। जो हिंदुत्व की राजनीति नहीं करते वे खुद को मुस्लिमों के रहनुमा की तरह पेश करते हुए सांप्रदायिक कार्ड चलते हैं। लेकिन ये बात भी मुसलमानों के खिलाफ ही है कि कोई उन्हें जबरन कट्टरता की ओर धकेले। ऐसे में बेहतर यही है कि मुस्लिम समाज हजरत मोहम्मद साहब के बताए मार्ग पर चले और सब्र से काम ले और अपने खिलाफ हो रही राजनीति का प्रतिवाद न करते हुए अपना पूरा ध्यान अपने ज्ञान और कौशल यानी स्किल को निखारने में लगाए। आप याद कीजिए कि जर्मनी में हिटलर ने भी यहूदियों पर अत्याचार किए और उन्हें अपना वतन छोड़ने पर मजबूर किया था, लेकिन उन्हीं यहूदियों के कौशल से आज इजराइल दुनिया के ताकतवर देशों में से एक है।
तो रक्षा अनुसंधान, जासूसी, सामरिक उपकरण, इन सब में इजराइल ने काफी तरक्की कर ली है और यह सब यहूदियों की मेहनत, ज्ञान और नए नए शोधों की वजह से संभव हुआ है। भारत में मुस्लिमों के साथ साथ सभी धर्मों के नौजवान अगर इसी तरह ज्ञान और कौशल विकास में लग जाएं तो बुलडोजर जैसी राजनीति अपने आप शांत हो जाएगी, क्योंकि देश के नौजवानों को ही इस्तेमाल करके राजनीतिक स्वार्थ साधे जा रहे हैं। पिछले दिनों धार्मिक जुलूसों की आड़ में देश में जो सांप्रदायिक तनाव फैलाया गया, उन जुलूसों में युवाओं की संख्या ही सबसे अधिक थी। आप लोग ध्यान से देख लीजिए। देश के बेरोजगार नौजवानों को नौकरियां देने की जगह उनसे धार्मिक उन्माद फैलाने का काम लिया जा रहा है, जबकि इसके बाद इन नौजवानों का भविष्य क्या होगा इस पर कोई भी नेता बात करना नहीं चाहता है। बल्कि आप जानते हैं कि अब तो बच्चों को शिक्षा भी इस तरह दी जाएगी जिसमें अपने इतिहास, साहित्य, इन सब के बड़े हिस्से से बच्चे अनजान ही रह जाएंगे। जी हां, एक बार फिर सीबीएसई ने पाठ्यक्रम में बदलाव किया है, जिससे पता चलता है कि भगवा विचारधारा को शिक्षा पर थोपने की पूरी तैयारी हो चुकी है। सीबीएसई ने सत्र 2022-23 के लिए नया सिलेबस जारी किया। जारी किए गए आधिकारिक सिलेबस के अनुसार इस नए पाठ्यक्रम में 10वीं कक्षा की एनसीईआरटी की किताब से फैज अहमद फैज की 2 नज्मों के अंशों को हटा दिया गया है, जबकि बीते 1 दशक से ज्यादा वक्त से ये छात्रों को पढ़ाई जा रही थी। जिन 2 अंशों को हटाया गया है उनमें एक है, इतनी मुलाकातों के बाद भी हम अजनबी रहते हैं, इतनी बारिश के बाद भी खून के धब्बे रह जाते हैं, जबकि दूसरी है, आज जंजीरों में जकड़े सार्वजनिक चौक में चलो। गौरतलब है कि 1974 में ढाका से लौटते हुए फैज ने नज्म लिखी थी, हम की ठहरे अजनबी इतनी मुदारातों के बाद, फिर बनेंगे आशना कितनी मुलाकातों के बाद, कब नजर में आएंगी बेदाग सब्जे की बहार, खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। दूसरा अंश फैज की एक नज्म का हिंदी अनुवाद है जो उन्होंने तब लिखी थी जब उन्हें लाहौर की जेल से जंजीरों से बांधकर तांगे से एक डेंटिस्ट के पास ले जाया जा रहा था। ये नज्म असल में इस तरह है, आज बाजार में पाब जौला चलो, दस्त आपशा चलो, मस्त ओ रक्षा चलो, खाक बरसर चलो, खूं बदामा चलो, राह तकता है सर शहर जाना चलो। फैज की रचनाओं के अलावा कक्षा 10वीं के खाद्य सुरक्षा अध्याय से कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव के हिस्से को भी हटाया गया है। 11वीं के इतिहास की पुस्तक से इस्लाम की स्थापना, उसके उदय और विस्तार की कहानी को हटाया गया। कक्षा 11वीं के गणित की किताब में भी कई बदलाव किए गए। 12वीं के राजनीति शास्त्र से शीत युद्ध काल और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पाठ बाहर हो गया है। 12वीं की किताब से मुगल साम्राज्य के शासन प्रशासन पर एक अध्याय में तब्दीली हुई है और पुस्तक से लोकतंत्र और विविधता पर अध्याय भी हटा दिए गए हैं, जो छात्रों को भारत सहित दुनिया भर में जाति और जाति की तर्ज पर सामाजिक विभाजन और असमानताओं की अवधारणा से परिचित कराते हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब इस तरह सिलेबस को बदला गया हो। इससे पहले भी कभी एक पाठ तो कभी दूसरा पाठ किसी न किसी बहाने से हटाया जाता रहा है और अब तो गुटनिरपेक्षता, इस्लाम का उदय, मुगल साम्राज्य, इन सब पर आधारित पाठों को हटाकर साफ जाहिर कर दिया गया है कि बच्चों को एक खास तरह की मानसिकता में ढालने की तैयारी कर ली गई है। वरना फैज अहमद फैज जैसे प्रगतिशील रचनाकार की रचनाओं को हटाने का कोई कारण नजर नहीं आता। फैज खून के धब्बे बने रह जाने पर चिंता जतला रहे हैं और यहां उन धब्बों को गाढ़ा करने की तैयारी हो रही है। इस तैयारी में बुलडोजर को औजार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि यह सब अवैध निर्माण तोड़ने के लिए है, लेकिन असल में इससे भारत का सामाजिक ताना बाना तोड़ा जा रहा है। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के जुलूस में जिस तरह हिंसा भड़की, उसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए कई मकानों और दुकानों को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। इस कार्रवाई में ये बात साफ महसूस की गई कि एक खास वर्ग को अवैध कब्जे के नाम पर की गई कार्रवाई का शिकार बनाया गया है। अभी इंसाफ के लिए आवाजें खरगोन से उठी रही थीं कि दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में भी यही कहानी दोहराई गई। यहां भी हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर 2 समुदायों के लोग आमने सामने आ गए थे और इसमें मामला शांत होता उससे पहले ही अवैध निर्माण को तोड़ने के नाम पर कई मासूम लोगों के घरों और दुकानों को तोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्रवाई पर रोक भी लगाई, लेकिन फिर भी आदेश नहीं मिलने का बहाना देते हुए कार्रवाई कुछ और देर तक जारी रही। यह हैरानी की बात है कि डिजिटल इंडिया में एक आदेश को पहुंचने में कुछ घंटे लग गए और जहां तक बात अवैध निर्माण को तोड़ने की है तो इसके लिए केवल जहांगीरपुरी ही क्यों चुना गया, जबकि दिल्ली में कई बड़े बड़े और आलीशान रिहायशी इलाकों में अवैध निर्माण किया गया है।
दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए ने दिल्ली में 1731 अवैध कॉलोनियों की पहचान की है। एक अनुमान के मुताबिक 60% दिल्ली अवैध है। यहां तक कि लाजपत नगर, सैनिक फार्म और गोल्फ लिंक्स जैसे आलिशान इलाकों में भी अवैध निर्माणों की भरमार है। दिल्ली में 30 लाख से ज्यादा कारें हैं और रात में इनमें से ज्यादातर सरकारी जमीन पर ही पार्क की जाती हैं। यह भी अवैध कब्जा ही है। 2020 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार शहरी मामलों के मंत्रालय ने दिल्ली हाई कोर्ट में बताया था कि 11 पूर्व सांसद और अधिकारियों ने 576 सरकारी मकानों पर कब्जा जमा रखा है। 2 सालों में इन मकानों में से अधिकतर पर यह कब्जा बरकरार होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि सरकारी बंगले कितने मुश्किल से खाली होते हैं यह नजारा देश में कई बार देखा जा चुका है। लेकिन एमसीडी इन अवैध कब्जे वाले इलाके पर सख्ती बरतते दिखाई नहीं देती, शायद इसीलिए कि ये रसूखदार लोगों के कब्जे में है। तो जहांगीरपुरी के पीड़ितों की तरफ से कोर्ट में दलील पेश करते हुए वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने भी तर्क दिया था कि संपन्न तबकों के लोगों के अवैध कब्जे पर कार्रवाई नहीं होती। खैर, जहांगीरपुरी का मामला अब अदालत में विचाराधीन है। जहां से क्या फैसला आएगा ये तो बाद में पता चलेगा, मगर उससे पहले यह समझना होगा कि अवैध कब्जे हटाने की राजनीति से कौन से मकसद पूरे हो रहे हैं और इससे कैसा संदेश दुनिया को जा रहा है। खरगोन हो या जहांगीरपुरी, दोनों जगह पर निशाने पर अल्पसंख्यक रहे। हालांकि ये बात अलग है कि इनका असर हिंदुओं पर भी पड़ा। जहांगीरपुरी में बरसों से हिंदू और मुसलमान साथ मिलकर रहते आए हैं और कभी दोनों समुदायों के बीच अलगाव देखने नहीं मिला। बुलडोजर कार्रवाई के बाद भी यहां के स्थानीय लोगों ने मिलकर अपना दुख बांटा, क्योंकि बुलडोजर की चपेट में सभी की रोजी रोटी आई है। इधर जहांगीरपुरी में बुलडोजर को लेकर सरकार विपक्षियों के निशाने पर थी, तो उधर ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अहमदाबाद में बुलडोजर बनाने वाली जेसीबी की नई यूनिट के उद्घाटन के लिए पहुंचे और यहां उद्घाटन के साथ साथ उन्होंने बुलडोजर भी चलाया। इससे बीजेपी कौन सा राजनीतिक संदेश देना चाहती है यह समझना कठिन नहीं है। अंग्रेजों ने देश में फूट डालो और राज करो की परंपरा शुरू की थी, जिसका नतीजा भारत के बंटवारे के रूप में सामने आया था। अंतरराष्ट्रीय मीडिया में तो बुलडोजर कार्रवाई को लेकर नकारात्मक टिप्पणियां हुई, लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को बुलडोजर पर सवार करवाने से दुनिया में यही संदेश देने की कोशिश की गई कि अंग्रेजों की सत्ता की रणनीति को आज भी जिंदा रखा जा रहा है। वैसे संयोग ये भी है कि बोरिस जॉनसन को साबरमती आश्रम भी ले जाया गया, जहां उन्होंने चरखा काता। जिस वक्त ब्रिटिश प्रधानमंत्री गांधी आश्रम का दौरा कर रहे थे, उस वक्त जहांगीरपुरी में गांधी जी की तस्वीरें मलबे में तब्दील हो रही थीं। वैसे जब बोरिस जॉनसन को अहमदाबाद से साबरमती आश्रम ले जाया जा रहा था, तो उस वक्त सड़क के दोनों तरफ सफेद पर्दे तने हुए थे। इन पर्दों को देखने से साफ पता चलता है कि सड़क किनारे की झुग्गी झोपड़ियों और गरीबी को ढकने की कोशिश की गई है। ऐसी ही कोशिश आप याद कीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा नमस्ते ट्रंप जब हुआ था 2020 फरवरी में, उस दौरान हुई थी। दुनिया के नेताओं को अब दिल्ली के साथ साथ गुजरात भी ले जाने का चलन बन गया है। मगर सवाल यह है दोस्तों कि जिस गुजरात मॉडल की तारीफ देश में होती रही है, विकास के उस मॉडल पर सफेद पर्दा क्यों चढ़ा दिया जाता है? आखिर क्या कारण है जो छिपाने की कोशिश बीजेपी करती है? वैसे छिपाने की कोशिश यूपी में भी की गई है, लेकिन उस पर से सफेद पर्दा अब उठ चुका है। देश में कोरोना की दूसरी लहर में शमशान घाटों पर लाशों का ढेर लग गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि भारत में कोरोना से 40 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई है, जबकि सरकारी आंकड़ा सिर्फ 5,22,000 मौतों का है। 25 करोड़ की आबादी वाले यूपी में पहली और दूसरी लहरों में सरकार ने केवल 23,501 मौतों का आंकड़ा दिया है। लेकिन सरकार ने बीते 3 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में जो डाटा दिया था, उसके मुताबिक यूपी में मौतें तो हुई 23,073 लोगों की, लेकिन मुआवजे दिए गए 29,622 लोगों को, जबकि आवेदनों की संख्या 37,007 है। यानी सरकार कोरोना से जितनी मौतें स्वीकार कर रही है, उससे कहीं अधिक मुआवजा बांट रही है। बीते 31 मार्च तक यूपी के 75 जिलों के 41,000 से अधिक लोगों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जा चुका है। इन आंकड़ों से जाहिर होता है कि सरकार के दावे और हकीकत में कितना फर्क है, और यह हाल तब है जबकि कई जिलों में डेथ ऑडिट नहीं हुई है, जिससे पूरे आंकड़े सामने नहीं आए हैं। बहुत से अस्पतालों से डेथ रिकॉर्ड भी गायब रहे हैं। तो कोरोना की दूसरी लहर में गंगा के किनारे दफन लाशों से ही सारी सच्चाई सामने आ रही थी। आप सब ने देखा है, उन तस्वीरों को आपने देखी है।
लेकिन सरकार ने अपनी नाकामी न तब मानी न अब मानेगी। वैसे उत्तर प्रदेश सरकार इस बात पर खुश हो सकती है कि उसका बुलडोजर मॉडल अब गुजरात मॉडल को टक्कर देता नजर आ रहा है। हालांकि न गुजरात मॉडल से गरीबों के कष्ट दूर हुए न बुलडोजर मॉडल से होंगे। काश की सरकार कोई ऐसा मॉडल विकसित करती जो गरीबी को मिटाता, महंगाई को काबू में करता, नफरत को दूर भगाता, तब सही मायनों में न्यू इंडिया बन पाता। खैर, शायर सिराज फैसल खान ने ठीक ही फरमाया है कि दश्त जैसी उजाड़ हैं आंखें, दश्त जैसी उजाड़ हैं आंखें, इन दरीचों से ख्वाब क्या झांकें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।